हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन वन शॉट। इससे पहले के 5 चैप्टर के वन शॉट हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब है द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। उसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, लेकिन इसमें दो टर्म्स और आ रही हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली टर्म आती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम उसी तरह से है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। यानी कि जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम 5b से डिनोट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। जहां पर B हमारा मैग्नेटिक फील्ड, A हमारा एरिया वेक्टर और cos थीटा हमारा दोनों के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से इसकी यूनिट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वो होती है वेबर, और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो होती है हमारी मैक्सवेल। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है मैक्सवेल इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। तो कोई सी भी हम यूनिट यूज कर सकते हैं। एक वेबर इक्वल होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है तो कुछ चेंज रहेगा। तो यहां तक बात क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब यहाँ पर टर्म्स आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। जनरली अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, ईएमएफ और करंट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हमने किसी सर्किट में ईएमएफ प्रोवाइड किया, हमने प्रोवाइड किया एक्सटर्नली, तो उसे तो हम डायरेक्टली ईएमएफ कहेंगे। करंट के केस में भी सेम, अगर हमने करंट का सोर्स प्रोवाइड किया है तो वो हमारा करंट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी सर्किट में अपने आप ही खुद से ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होने लग जाए तो उसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कह देते हैं। दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सोर्स का डिफरेंस है कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसे और डिटेल में समझने के लिए कि जो हमारा मैग्नेटिक फिनोमिना है और इलेक्ट्रिक फिनोमिना है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसे समझने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हमने पढ़ा कि जब भी चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर चार्ज मूव करेगा यानी कि करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो यही जानने के लिए फर्स्ट लॉ आता है हमारे पास, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे जी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक सर्किट लिया, एक क्लोज्ड लूप लिया, जिसको उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट किया, ताकि वो ये पता लगा सके कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, यानी कि करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए उन्होंने गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर कनेक्ट किया। जब उन्होंने करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेट को इसके पास रखा, यानी कि ये मैग्नेट है, मान लेते हैं हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कोई सा भी पोल हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं। तो जैसे ही वो इस मैग्नेट को इसके पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर एकदम से डिफ्लेक्शन शो करता है, और जैसे ही इसको दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और अगर ये काम वो स्पीड से करते हैं, यानी कि फटाफट से इस मैग्नेट को पास या दूर ले जा रहे हैं, तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर और तेजी से डिफ्लेक्शन शो करता है। और अगर वो इस मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, यानी कि पोल्स इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल कर देते हैं,
तो फिर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में शो होगा, यानी कि मान लीजिए पहले इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो हो रहा था तो अब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो होगा। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, अगर इसको मूव नहीं किया जा रहा है तो फिर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, हमें पता है कि जब भी मैग्नेट होती है हमारी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करती हैं और ये हमारी एक सरफेस है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या पता चला कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बनेगा और इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये था हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या कहा फेराडे जी ने कि जो ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है, यानी कि डी फाई बाय डी टी। फाई बी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम फाई से डिनोट करते हैं तो यहाँ से फाई बी से डिनोट कर देते हैं। यानी कि जितना ज्यादा चेंज होगा फ्लक्स में उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर सर्किट क्लोज है तो हमारा करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। अब देख लेते हैं लेंज लॉ ऑफ ईएमआई। अब यहाँ पर फेराडे लॉ में हमने देखा कि इन्होंने केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और किस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इन्होंने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया कि करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो वो हमारा बताया लेंज जी ने, जिसे हम कहते हैं लेंज लॉ ऑफ ईएमआई। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो ईएमएफ है वो इक्वल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये माइनस साइन क्या शो करता है, ये शो करता है डायरेक्शन को। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा कि वो कोज का अपोज करेगा। कोज यानी कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। मान लेते हैं, हमें पता है दो चीजें बेसिक सी कि हमारा करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ से अगर हम मैग्नेट को लाते हैं तो मान लेते हैं कि ये हम मैग्नेट को इधर लेकर आ रहे हैं, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर साउथ पोल है तो यहाँ पर भी ये क्लॉकवाइज फ्लो करने लग जाएगा। इस लूप में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और हम मैग्नेट का भी साउथ पोल लेकर आ रहे हैं और हमें पता है कि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि जो कोज है उसका अपोज कर रहा है करंट। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पोल लेकर आते हैं तो फिर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पोल लेकर आते हैं तो करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा, यानी कि ये भी क्या करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा कोज का अपोज करने के लिए। लेकिन जब हम इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, जब इसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, तब यहाँ पर अगर साउथ पोल है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि ना तो ये कोज को आने दे रहा है ना ही कोज को जाने दे रहा है। यहाँ पर भी दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, और अगर पास आएंगे तो यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो कहने का मतलब यही है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि जो ईएमएफ होगा, जो करंट होगा, वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो कोज का अपोज करेगा। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है ईएमएफ इक्वल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। इसके बाद हम देख लेते हैं मोशनल ईएमएफ क्या होता है। मोशनल ईएमएफ एक ऐसा ईएमएफ होता है जो प्रोड्यूस होता है मोशन की वजह से। अब मोशन की वजह से कैसे प्रोड्यूस होगा, चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, तो कुछ इस तरह से क्रॉस से हम उसको डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है, इस टाइप से कंडक्टर है रेक्टेंगुलर, और जिसकी एक साइड जो है उसे हमने फ्रीली मूवेबल रखा है, यानी कि ये साइड मूव हो सकती है। किस तरफ मूव होगी, इनसाइड। इसकी वेलोसिटीज का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। इसकी लेंथ L है और इसकी जो विड्थ है वो X हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें करंट कहाँ फ्लो होगा, फोर्स कहाँ लगेगा, वो सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले EMF निकाल लेते हैं। EMF होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा होता है। cos थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है,
क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी इनसाइड ही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो बी ए कोस थीटा कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स हमें बी ए मिल जाएगा। अब यहाँ से एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ क्या है हमारे कंडक्टर की एल और ब्रीथ क्या है इसकी एक्स है, तो बी एल एक्स इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स की जगह बी एल एक्स हम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा बी और एल है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो बी और एल को हम कॉमन ले लेंगे माइनस के साथ, और अंदर क्या बचेगा? माइनस डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पर भी हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा एक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी रेट क्या होगी? नेगेटिव होगी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो EMF इक्वल हो जाएगा बी एल डी एक्स बाई डी टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो हमारा जो मोशनल EMF हो जाएगा उसका फॉर्मूला मिल जाएगा BLV, ठीक है, जहां पर B हमारा मैग्नेटिक फील्ड, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड V इज द वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको करंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग के रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो हम जानते हैं कि ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, तो थंब हमें बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, और ये फिंगर हमें बताएगी फील्ड, और मिडिल फिंगर हमें बताएगी करंट की डायरेक्शन, फोर्स फील्ड करंट, इस तरह से। अब एक और रूल आता है हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जहां पर फोर्स हमें बताएगा मोशन, कि मोशन किस डायरेक्शन में है। मोशन और फील्ड और करंट हमारा सेम रहेगा, ये फिंगर हमारी फील्ड और मिडिल फिंगर हमें करंट शो करेगी। तो सबसे पहले फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाकर हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मोशन है, मोशन इस डायरेक्शन में है, फील्ड इनसाइड है, तो करंट हमारा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, यानी कि ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अब फोर्स, अब हमारे पास क्या है? फील्ड है, करंट है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फोर्स, फील्ड हमारी इनसाइड है, करंट हमारा डाउनवर्ड है, यानी कि फोर्स हमारा उस डायरेक्शन में होगा, तो इधर हमारा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब छोटी सी एक डेरिवेशन देख लेते हैं। क्या डेरिवेशन है? हमारा जो चार्ज होता है और EMF है, उन चार्ज और फ्लक्स है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो EMF हमारा क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी, और EMF करंट क्या होता है? EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें I, तो वो हो जाएगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस, और EMF की वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी हम रख देंगे और साथ में R का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करंट क्या होता है? dq बाई डी टी। हमें चार्ज और फ्लक्स के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमें चार्ज को तो लाना पड़ेगा। dq बाई डी टी इक्वल हो जाएगा माइनस डी फाई बाई आर डी टी। डी टी से डी टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो dq इक्वल हो जाएगा माइनस डी फाई बाई आर, और अगर d हटा के हम चेंज इन चार्ज लिखे तो चेंज इन चार्ज माइनस चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो जो फ्लक्स में चेंज होगा वही हमारा चार्ज के चेंज के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन था, रिलेशन था चार्ज और फ्लक्स के बीच में। अब हमने जो लेंज लॉ पढ़ा था, जो कहता था कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो कोज का अपोज करेगा। लेंज लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जो हमारी एनर्जी है, ना ही वो क्रिएट हुई है ना ही डिस्ट्रॉय हुई है, यानी कि कंजर्व्ड है। तो कैसे हम ये प्रूव करेंगे कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है? तो हमने अभी मोशनल EMF निकाला, E इज इक्वल्स टू BLV, और हमें पता है करंट क्या होता है? करंट हमारा EMF बाय रेजिस्टेंस, यानी कि BLV बाय R हो जाएगा, क्योंकि EMF हमारा BLV है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे। फोर्स क्या होता है? ILB होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू हम पुट करेंगे BLV बाय R, और साथ में हमारा LB चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B स्क्वेयर L स्क्वेयर V बाय R हो जाएगा। लेकिन हमें एनर्जी निकालना है, तो किस फॉर्म में निकालें? पावर के फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि वो हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से पावर क्या आ जाएगी? फोर्स, यानी कि B स्क्वेयर L स्क्वेयर और V का मल्टीप्लाई हुआ था V स्क्वेयर बाय R। तो ये हमारी पावर क्या हुई है? जनरेट हुई है। अब कितनी पावर हमारी लॉस हुई है? अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व्ड है, ना ही क्रिएट हुई है ना ही डिस्ट्रॉय हुई है। ये हमारी पावर
जनरेटेड आ गई। ठीक है, अब पावर जो हमारी लॉस हुआ है पावर का वो कितना होगा, पावर होता है आई स्क्वेयर आर के इक्वल, तो यहाँ से आई का स्क्वायर, आई क्या है हमारा BLV, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि जितनी हमारी पावर क्रिएट हुई है, जनरेट हुई है, उतनी ही लॉस भी हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेंस जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब हमने ईएमएफ प्रोड्यूस करने के कितने तरीके पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा था कि या तो हम जो मोशन जो पहला तो या तो हम एरिया चेंज कर देते हैं या फिर हम क्या करते हैं फील्ड चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है जिससे हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसकी मदद से प्रोड्यूस करना, ओरिएंटेशन की मदद से। अब ओरिएंटेशन की मदद से कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। तो एसी जनरेटर के बारे में देख लेते हैं और उसके बारे में वो डिटेल से हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर में। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एसी जनरेटर क्या होता है। एसी जनरेटर में कोयल की ओरिएंटेशन को चेंज करके अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस किया जाता है और ये अल्टरनेट करंट हमारे घरों में जो करंट आता है वही होता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट क्या होता है, ये साइकिल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैग्नेट रहेगी जिससे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक, और यहाँ पर हमारे पास एक कोयल है, ये जो आप कोयल देख रहे हैं ये हमारी कोयल है और यहाँ पर कोयल क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब इसको रोटेट कौन करेगा, शाफ्ट। शाफ्ट जो हमारे विंड टर्बाइंस होते हैं जिनसे करंट बनता है, तो वो करंट कैसे बनता है, उनके अंदर शाफ्ट होता है जो कि रोटेट करता है कोयल को, और कोयल रोटेट हो गया इनकी सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, तो उसकी वजह से अल्टरनेट करंट हमारा प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो 2 रिंग देख रहे हैं ये इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। ये जो कोयल है इसको आर्मेचर भी बोलते हैं। और ये कोयल ये करता क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इसके ओरिएंटेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी मैकेनिकल एनर्जी, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी। ये जो आप 2 बॉक्सेस टाइप देख रहे हैं ये कार्बन ब्रशेस होते हैं और यहाँ पर स्लिप रिंग्स लगाई हुई है। क्यों लगाई हुई है, ताकि जो कोयल है वो फ्रीली रोटेट कर सके। अगर हम यहाँ पर ये स्लिप रिंग्स नहीं लगाएंगे तो जब ये रोटेट करेगा तो ब्रेक हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर रिंग्स लगाई है ताकि उन्हीं रिंग्स के अंदर वो रोटेट करता रहे, ब्रेक ना हो। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये हमारे क्या करते हैं, करंट को कलेक्ट करते हैं। स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस हमारे करंट को कलेक्ट करते हैं। अब हम जो हमारा ईएमएफ है और करंट है वो कैसे निकालेंगे, अल्टरनेट करंट कैसे निकालेंगे। जनरली देखा जाए तो हमारा जो ईएमएफ होता है वो -d∅/dt होता है और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हमारा होता है BA cos थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं होगा, यहाँ पर ओमेगा के फॉर्म में हमें लिखना है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल होता है थीटा अपॉन में टाइम, थीटा अपॉन t। तो ओमेगा t को हम थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा -d/dt ऑफ BA cos ओमेगा t। तो EMF इक्वल हो जाएगा -d/dt ऑफ, ये हमारा BA कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का BA और d/dt ऑफ cos ओमेगा t। cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा t होता है, तो माइनस साइन ओमेगा t, और t की जगह यहाँ पर ओमेगा t है, इनकी ओमेगा का वापिस से होगा ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा BA ओमेगा साइन ओमेगा t। अगर हमारे यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टर्न हो, यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स भी हो सकते हैं, तो NBA ओमेगा जो होता है हमारा वो हमारा E0 के इक्वल होता है, इनकी पीक वैल्यू ऑफ EMF। तो यहाँ से E हम लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा t। और ये जो अल्टरनेट करंट होता है हमारे घरों में जो आता है वो अल्टरनेट करंट कितने वोल्ट का होता है, 230 वोल्ट का होता है। फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो 50 हर्ट्ज यानी कि 50 साइकिल पर सेकेंड वो कंप्लीट करता है। इतना फास्ट उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है कि हमें दिखता भी नहीं है कि वो बंद भी हो रहा है ना, हमें कहाँ दिखता है कि वो बंद हो रहा है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो EMF है वो साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा t को हम थीटा लिख सकते हैं वापस से।
और यहाँ पर करंट की अगर हम बात करें तो करंट क्या होता है, EMF बाई आर, यानी कि ई नोट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से ई नोट बाई आर वापिस से हमारा करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी। तो अल्टरनेट करंट का फॉर्मूला हमें मिलेगा आई नोट साइन ओमेगा टी। तो हमें दिख रहा है कि जो EMF और करंट है वो साइन थीटा पर डिपेंड है। तो इस तरह से साइन थीटा के साथ वो वरी करेंगे। कैसे वरी करेंगे, यहाँ पर हमारे पास +1, यहाँ पर -1 वैल्यू है। साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, और 3π/2 -1 होता है। तो इस तरह से ये चेंज होते रहेंगे साइन थीटा के साथ साथ। तो आई होप गाइस आपको समझ आ चुका होगा एसी जनरेटर क्या होता है। अब लास्ट टॉपिक बचे हैं हमारे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो फटाफट से हम देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ इंडक्शन यानी कि अगर किसी कॉइल में हम अल्टरनेट करंट प्रोवाइड करते हैं, कि चेंजिंग करंट, तो वहाँ पर क्या होता है, EMF प्रोड्यूस होता है, और खुद के ही अल्टरनेट करंट से खुद में EMF प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हमें बताइए जो फ्लक्स होता है, जितना ज़्यादा हम करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, यानी कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगेगा हमारा L, और L क्या होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। यही हमारा क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब यहाँ पर EMF हमें क्या मिल जाएगा, d∅dt होता है, तो L di/dt। L हमारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से हमने बाहर ले लिया, तो EMF का फॉर्मूला L di/dt हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये जो L है हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो n BA cos थीटा, और थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो n BA हो जाएगा। तो यहाँ से फ्लक्स इक्वल हो जाएगा n, और B क्या होता है, हमारा जो मैग्नेट होता है वो एक सोलेनोइड की तरह होता है। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट ni A, ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमें फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, n म्यू नॉट, और जो स्मॉल n होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, स्मॉल n इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम n/L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें फ्लक्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा, म्यू नॉट n² IA/L। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है इंडक्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है L इंटू में I। तो यहाँ पर L इंटू में I लिखेंगे, और यहाँ पर म्यू नॉट n² IA/L। यहाँ पर हमारा I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सेल्फ जो इंडक्टेंस है L, उसका फॉर्मूला हमें म्यू नॉट n² A/L मिल जाएगा। ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है, म्यू नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि जो L है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। अगर यहाँ से निकाले हम, यहाँ से अगर हम निकाले तो फ्लक्स अपॉन करंट, यानी कि वेबर/एम्पियर, वेबर पर एम्पियर हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी, और ऐसा यूनिट तो हेनरी होती है। अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्शन की, तो सेल्फ इंडक्शन में खुद के ही अल्टरनेट करंट से खुद में सेल्फ इंडक्शन हो रहा था, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि म्यूचुअली इंडक्शन होगा अगर हमने एक कॉइल में अल्टरनेट करंट प्रोवाइड किया तो दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस करंट जनरेट होगा, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि म्यूचुअली उनका इंडक्शन हुआ है, इसलिए हम इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। फॉर्मूला इसका सेम रहेगा, जैसा हमारा फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो फ्लक्स इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर L की जगह M लग जाएगा। M क्या होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे L हमारा सेल्फ इंडक्टेंस वैसे ही M हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस, फ्लक्स हमारा क्या रहेगा N2VA। यहाँ पर NBA था क्योंकि सेल्फ इंडक्शन में क्या था, एक ही हमारे पास कोइल थी, लेकिन यहाँ पर दो कोइल्स हैं, तो जिस कोइल में EMF बनेगा वो हमारी सेकेंडरी कोइल होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर N2 लिया है। तो फ्लक्स इक्वल हो जाएगा N2, और B की जगह हम म्यू नॉट NI लिखेंगे, और यहाँ पर A साथ में चल ही रहा है, तो फ्लक्स इक्वल हो जाएगा N2 म्यू नॉट। अब ये जो नंबर ऑफ स्मॉल n है, यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये प्राइमरी कोइल्स के टर्न है, क्योंकि उसकी वजह से सेकेंडरी कोइल में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा है,
तो यहाँ पर N1/L इसको हम लिखेंगे और I इंटू में साथ में चल ही रहा है। फ्लक्स की जगह जैसे हमने यहाँ पर Li लिखा था वैसे यहाँ पर Mi लिखेंगे, तो I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो N1 यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं N1 N2 म्यू नॉट A/L, ये हमारा क्या हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ से हमें दिख रहा है दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों में इक्वल है तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब लास्ट छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो जैसा कि अभी हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला था ईएमएफ के टर्म्स में L/di/dt, तो यहाँ से इस फॉर्मूले में हम क्या करें कि हमें एनर्जी मिल जाए। तो हम यहाँ पर अगर दोनों साइड I यानी कि करंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो E इंटू आई यानी कि VI हमारा पावर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पावर मिल जाएगी, तो EI इक्वल हो जाएगा LI/di/dt, यानी कि पावर इक्वल हो जाएगा LI/di/dt। अब पावर क्या होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम यानी कि dW/dt, LI/di/dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से dt से dt हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो dW LI/di के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो dW का इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा, L हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा I/di। हमें पता है कि x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर I/di का इंटीग्रेशन I²/2 हो जाएगा। तो यही क्या होता है, ये जो वर्क डन है यही हमारे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो Li²/2 हमारा क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होता है। तो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।